सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं गेट एक्सी के क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2017 एफएम के। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है उन्होंने? इन अ गिवन फ्लो फील्ड वेलोसिटी वेक्टर इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन एज। वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है दैट इज इट इज एक्स कंपोनेंट यू, इट इज वाई कंपोनेंट वी, इट इज डब्ल्यू कंपोनेंट मतलब जेड कंपोनेंट दे रखा है, इट इज डब्ल्यू। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट दे रखे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। देन व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट? इसका क्या मतलब होता है? वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट मीन्स volumetric strain rate, and we know that volumetric strain rate for a fluid is nothing but divergence of velocity vector। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है यहाँ पर? वेलोसिटी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है। तो वेलोसिटी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या आता है? इट इज डो बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो बाय डो वाई जे कैप प्लस डो बाय डो जेड के कैप डॉटेड विथ यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा? डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट। अभी देन हमें इन तीनों पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यूज निकालनी है और एक्स वाई जेड मतलब इस एक्स वाई जेड पर ये वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट कैलकुलेट करना है। तो डो यू बाय डो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म 2x। ठीक है, और सेकंड टर्म क्या करना है हमें? y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा z, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आएगा 2y। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे हम? z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2z। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स प्लस जेड प्लस 2y प्लस एक्स माइनस 2z। तो 2x प्लस एक्स दैट इज 4x प्लस 2y एंड प्लस z माइनस 2z इज माइनस z। तो ये आ गया EV के बराबर। तो 4x इज नथिंग बट 4 इंटू 1 4, 2 2 जा 4 माइनस z इज इक्वल टू 3। तो 8 में से 3 गए तो 5। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, देन क्या दे रखा है उन्होंने? इन अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 2 डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो दिस इज u कंपोनेंट, दिस इज v कंपोनेंट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट xy इन अ फ्लो फील्ड हैविंग जीरो वेलोसिटी। तो जीरो वेलोसिटी मींस दिस वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो। तो जीरो आई कैप प्लस जीरो जी कैप। तो वेक्टर जीरो है तो मतलब उसके सारे कंपोनेंट जीरो है ना। तो ये तो पता ही है हमें कि अगर वेक्टर कोई जीरो होता है तो उसके सारे कंपोनेंट जीरो होते हैं। तो u विल बी इक्वल टू जीरो एंड v विल बी इक्वल टू जीरो। तो 0.7 प्लस 0.4 टाइम्स x इज इक्वल टू जीरो, 1.2 माइनस 0.4 टाइम्स y इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी। आफ्टर सॉल्विंग मिल जाएगा हमें। देन ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट पोजीशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इज मॉनिटर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 10 सेकंड्स। ठीक है, द ट्रेस ऑफ द पार्टिकल गिवन बाय द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। तो क्या दे रखा है उन्होंने? हाँ, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर पार्टिकल को ट्रेस कर रहे हैं हम, और जब हम पार्टिकल को ट्रेस करते हैं और उसका लोकस ड्रॉ करते हैं, मतलब पार्टिकल को ट्रेस करते हुए, तो उस लोकस को क्या नाम देते हैं हम? पाथ लाइन। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग पाथ लाइन बिकॉज वी आर ट्रेसिंग द पार्टिकल, मतलब एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल, वो ट्रेस कर रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, तो इट इज नथिंग बट पाथ लाइन। तो आंसर आ जाएगा सी। देन कमिंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन अ कार्टेशियन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यू एंड वी रिप्रेजेंट वेलोसिटीज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, फॉर अ सर्टेन फ्लो द वेलोसिटी फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट यू एंड दिस इज वी, वेयर द कोएफिशिएंट a b c d आर कांस्टेंट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो मींस डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो। फॉर 2D फ्लो इट विल बी du by dx प्लस dv by dy इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ऊपर ही किया हमने ये। तो du by dx इज नथिंग बट a, dv by dy इज नथिंग बट d, सो a प्लस d इक्वल टू जीरो। तो a इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जीरो होना चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोटेंशियल फ्लो पास्ट सर्कुलर सिलेंडर विद क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए कौन सा, मतलब अगर रोटेटिंग सिलेंडर के ऊपर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है तो इनमें से कौन सा फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैग्नेशन पॉइंट। तो अगर स्टेशनरी सिलेंडर होता तो ये वाला फिगर करेक्ट होता है। ठीक है, बिकॉज स्टेशनरी सिलेंडर के केस में हमें पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स u इंफिनिटी टाइम्स साइन थीटा। तो फॉर स्टैग्नेशन पॉइंट u इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इट विल बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0,180। ठीक है ना, मतलब या तो 0 पे स्टैग्नेशन पॉइंट होता है या तो 180 पे। ये कब होता है, अगर स्टेशनरी सिलेंडर होता तो। लेकिन रोटेटिंग सिलेंडर है तो रोटेटिंग सिलेंडर हमें कौन से 3 फ्लो को सुपर इम्पोज करके मिलता है, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो, एक होता है हमारा डबलेट, और एक होता है हमारा फ्री वोर्टेक्स। ठीक है, तो इन तीनों फ्लो को जब हम सुपर इम्पोज करते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, फ्लो पास्ट रोटेटिंग सिलेंडर। और यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हम स्ट्रीम फंक्शन निकाल सकते हैं, से φ1 आ गया। डबलेट के लिए स्ट्रीम फंक्शन आएगा से φ2, एंड फ्री वोर्टेक्स के लिए सम φ3। तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे स्ट्रीम फंक्शन की, बिकॉज स्ट्रीम फंक्शन फॉर पोटेंशियल फ्लो सेटिस्फाइज लैपलेस इक्वेशन, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करके हमें रिजल्टेंट स्ट्रीम फंक्शन मिल सकता है। वाई, बिकॉज इट मतलब ये जो लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है पार्शियल वाला, तो लैपलेस इक्वेशन लीनियर है, तो इसके वजह से सुपरपोजिशन पॉसिबल है स्ट्रीम फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब हम ये तीनों के स्ट्रीम फंक्शन को ऐड करेंगे तो तीनों के स्ट्रीम फंक्शन की सम क्या देगा, रोटेटिंग सिलेंडर। रोटेटिंग सिलेंडर के लिए जो रिजल्टेंट स्ट्रीम फंक्शन होगा वो इन तीनों की सम से मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट डी फाई बाई डो वाई एंड वी इज इक्वल टू माइनस डो फाई बाई डो एक्स। तो कुछ इस तरीके से हमें वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो हमें स्ट्रीम फंक्शन पता है रिजल्टेंट वाला रोटेटिंग सिलेंडर के लिए, तो वहां से क्या मिल जाएगा हमें, u कंपोनेंट और v कंपोनेंट मिल जाएगा वेलोसिटी का, तो वहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी भी एंगल थीटा पर रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीम फंक्शन निकालने होंगे तीनों को ऐड करना होगा तो रिजल्टेंट स्ट्रीम फंक्शन मिलेगा। देन वहां से वेलोसिटी मिलेगी, हम आर थीटा कोऑर्डिनेट में भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमें रेडियल और टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल जाएगी वी आर वी थीटा, तो यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। देन रिजल्टेंट वेलोसिटी को, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें कुछ थीटा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब हम रिजल्टेंट वेलोसिटी को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो हमें वहां से क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो उन थीटा पर क्या होगा, फ्लो स्टैग्नेंट होगा। ठीक है, बिकॉज रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 हो रही है वहां पर। तो एक तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। ये कैसे पता चला मुझे, बिकॉज ये भी होता है रोटेटिंग सिलेंडर के लिए, लेकिन ये बहुत स्पेशल केस में होता है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेशल केस मेंशन नहीं किया है। तो जनरल के लिए क्या होता है, रोटेटिंग सिलेंडर अगर हो रहा है तो कुछ इस तरीके से हमें स्टैग्नेशन पॉइंट मिलते हैं। अगर हम ऐसे थीटा मेजर कर रहे हैं तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, या तो ऐसे मिल सकता है या तो मतलब ऐसे मिल सकता है। तो ये सारा मतलब ये ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा किस पे डिपेंड करता है, सिलेंडर के रोटेशन पर। तो हम देखते हैं फिजिकली कैसे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ मिलने वाला है। तो देखिए यूनिफॉर्म फ्लो कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो आ रहा है, और सिलेंडर कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो सिलेंडर की पेरिफेरल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो इधर साइड से जो वेलोसिटी आ रही है वो इस डायरेक्शन में है, और सिलेंडर की जो पेरिफेरल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। तो फिजिकली हम देखने जाएंगे तो ऊपर तो स्टैग्नेशन पॉइंट नहीं मिल सकता भाई, बिकॉज ये जो यूनिफॉर्म फ्लो वाली वेलोसिटी है वो भी इस डायरेक्शन में है और इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर स्टैग्नेशन पॉइंट मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नीचे स्टैग्नेशन पॉइंट मिलना मतलब पॉसिबल है ना फिजिकली, बिकॉज यूनिफॉर्म फ्लो की वेलोसिटी का वेक्टर इस डायरेक्शन में है और पेरिफेरल वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में। तो हो सकता है यहाँ पर कहीं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे और यहाँ पर पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी हमें मिल जाए। तो इस आर्गुमेंट से हम बोल सकते हैं कि डी इज अ करेक्ट आंसर। और एग्जैक्टली आपको आंसर चाहिए कि किस थीटा पे मिलता है, तो उसके लिए आपको ये वाला एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रीम फंक्शन निकाल के वेलोसिटी निकाल के जीरो पुट करके तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और ठीक है, तो रोटेटिंग के लिए ध्यान में रखिए कुछ इस तरीके से आता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
stream function phi of a velocity field at any location is given by this, then rate of rotation of a fluid element located at x equal to 2 and y equal to 2. तो ये भी थोड़ा सिंपल ही है, कुछ है नहीं इसमें. फाई दे रखा है तो हम फाई दे रखा है तो हम यू और भी निकाल सकते हैं. देन ये 2D फ्लो ही है बिकॉज ये स्ट्रीम फंक्शन 2D फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है. तो जब हम वेलोसिटी यू कॉमा वी निकाल लेंगे तो रोटेशन क्या आ जाएगा एक्स वाई डायरेक्शन में, दैट इज रेट ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी. तो इट विल बी हाफ ऑफ dv बाय dx माइनस du बाय dy. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट u इज इक्वल टू d फाई बाय dy एंड v इज इक्वल टू डो फाई बाय डो x. तो यहां से हम u निकालेंगे, यहां से v निकालेंगे. तो जब हम u और v निकाल लेंगे तो यहाँ पर उनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और बाद में फाइनली x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ओमेगा एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता चाहिए कि स्ट्रीम फंक्शन को वेलोसिटी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ पे माइनस आएगा तो ये पता चल गया हमें. तो यहाँ से हमें स्ट्रीम फंक्शन की हेल्प से वेलोसिटी निकाल ली. देन बाद में फाइनली एक्स वाई प्लेन में अगर हमें रोटेशन निकालना है, मतलब रोटेशन का कंपोनेंट निकालना है, रेट ऑफ रोटेशन, तो वो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, इन जनरल angular velocity vector is nothing but equal to half of curl of velocity. So it is half of I j k dou by dou x dou by dou y dou by dou z and it is u v w. ठीक है, तो ये कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं एंड हाफ तो वैसे ही आएगा. तो एंगुलर वेलोसिटी जनरल वेक्टर टर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सिंपल मैथमेटिक्स है. तो सब करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 17. लेट मी सी डी. ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका. देन द नेचर ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल विद इन अ लैमिनार विस्कस सबलेयर. लैमिनार विस्कस सबलेयर में इन अ टर्बुलेंट पाइप फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल का नेचर क्या होता है, लीनियर. देन इन अ 5 मीटर डीप वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक, डेप्थ दे रखी है 5 मीटर, इज फिल्ड अप टू अ लेवल ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बॉटम. वाटर से फिल किया बॉटम में अप टू 3 मीटर एंड रिमेनिंग 2 मीटर इज फिल्ड विथ ऑयल. रिमेनिंग स्पेस इज फिल्ड विथ ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइक दिस. Then assume the density of water as 1000 kg per meter cube and acceleration due to gravity is 10 meter per second square. तो गेज प्रेशर निकालना है हमें at a depth of 2.5 मीटर from the top of the tank. तो यहाँ से 2.5 मीटर पर हमें गेज प्रेशर निकालना है. तो हमें पता है यहाँ पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक और यहाँ से 2 मीटर तक है ऑयल और 0.5 मीटर पे है वाटर. ठीक है, 2.5 मीटर तक निकालना है ना हमें, मतलब 2.5 मीटर पे निकालना है. तो क्या करेंगे, हम नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे और बहुत बार मतलब हाइड्रोस्टैटिक लॉ से हमें पता है dp बाई dy इज इक्वल टू माइनस रो जी, dp बाई dz इज इक्वल टू माइनस रो जी. तो p इज इक्वल टू माइनस रो जी z प्लस कॉन्स्टेंट. एंड क्या करना है हमें, अगर किसी फ्लूइड में हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये z वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता है, निगेटिव. मतलब प्रेशर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल करते हैं हम. ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ के हिसाब से डेंसिटी कांस्टेंट के लिए प्रेशर का कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल के आता है. ठीक है, तो सपोज इंटरफेस पे जो प्रेशर है वो पी आई है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑयल के लिए क्या आ जाएगा प्रेशर इस इक्वेशन से, दैट इज एट z इज इक्वल टू 0. मतलब यहाँ से अगर हम z मेजर करना चालू कर रहे हैं, z इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर इज इक्वल टू पी एटमोस्फियर. ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो p क्या, मतलब p क्या आ जाएगा, p एटमोस्फियर दैट इज p नॉट. तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, p नॉट. यहां से हमारा pi की वैल्यू आ जाएगी दैट इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर. ऑयल 2 मीटर तक है ना, तो p इज इक्वल टू माइनस रो ऑयल g, z की वैल्यू 2 प्लस p नॉट. तो ये pi की वैल्यू आ गई और हमें 0.5 और नीचे निकालना है, दैट इज एट 2.5 निकालना है ना. तो 2 मीटर पे पी है तो यहाँ पर सपोज से पी है एट 0.5 मीटर फ्रॉम ये ऑयल वाले इंटरफेस से. तो हियर प्रेशर इज से पी, तो पी इज इक्वल टू माइनस रो नॉट जी
अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए, नहीं आप लोग के लिए हो जाएगा समझने के लिए। सिंपल सा जैसे हम मैनोमीटर में फंडा यूज करते हैं ना, वही करेंगे। जैसे नीचे जा रहे हैं तो रोजीएच ऐड करेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो रोजीएच सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेशर है पी नॉट, ठीक है। तो पी नॉट, और नीचे जा रहे हैं हम, कितने से नीचे जा रहे हैं ऑयल में, हाँ 2 मीटर से नीचे जा रहे हैं, तो रो ऑयल जी इंटू 2 मीटर। और फिर वाटर में आ गए हम, तो वाटर में कितने से नीचे जा रहे हैं, रो वाटर जी इंटू 0.5। और यहाँ नीचे आने तक यहाँ पर प्रेशर कितना हो जा रहा है 2.5 मीटर पे पी, ये हमें निकालना है। तो पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो ऑयल जी इंटू 2 माइनस रो जी इंटू 0.5। माइनस नहीं, नीचे जा रहे हैं तो ऐड करते हैं हम, ठीक है। वाई, बिकॉज ये जेड कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाता है नीचे जाते समय, मतलब इस डायरेक्शन में जेड निगेटिव है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन आ रहा है, तो ये जो निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो नीचे जाते समय हम क्या करते हैं मैनोमेट्री में ये ऐड करते हैं, ठीक है, रोजी जेड ऐड करते हैं। अगर हम ऊपर जाते तो सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमें गेज प्रेशर निकालना है, दैट इज पी माइनस पी नॉट, इट इज रो ऑयल जी इंटू 2 प्लस रो वाटर जी इंटू 0.5। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट फॉर क्वेश्चन नंबर 19 22.6 आंसर आ जाएगा इसका इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेट अ सेकेंड। तो एक सिंपल सा फंडा याद रखना है ऐसे प्रेशर के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। जब भी हम अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं सेम फ्लूइड में, तो रो जी जेड ऐड करना है, वेयर अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रो जी जेड ऐड करना है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो रो जी जेड सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अगर मैनोमीटर वाला प्रॉब्लम होगा, मैंने एक बार किया है ये, मतलब पिछले पेपर्स में, तो उसमें जाके विजिट कर लेना अगर इसमें डाउट आ रहा होगा। तो कुछ करना नहीं था इसमें, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो रोजी जेड ऐड करना है, ऊपर जा रहे हैं तो रोजी जेड सबट्रैक्ट करना है। और जो पहले कर रहा था ना मैं, मतलब वो डेटम बदल के, तो उसमें जस्ट ये बाउंड्री कंडीशन बदलती, यहाँ पे नया डेटम आ जाता, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू पी आई आ जाती, और सॉल्व करके फाइनली हमें यही इक्वेशन मिलता, ठीक है। तो कुछ नया नहीं कर रहा था मैं, वही कर रहा था। बट ये ऐसा करने से थोड़ा सिंपल हो जाता है, मतलब ऐसा ध्यान में रखने से कि अगर नीचे जा रहे हैं तो रोजी जेड ऐड करना है, ऊपर जा रहे हैं तो रोजी जेड सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन अ 2-dimensional potential flow, a point source is located at origin, ठीक है, as shown in the figure. The strength of the point source is this much. Uniform flow with a velocity 1 centimeter per second is approaching toward the source at an angle of 30 degree from horizontal axis. At what is the distance from the stagnation point in the flow field from point source? तो सेंटर से सपोज r डिस्टेंस पे हमें मिल रहा है स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है, एट एनी r रेडियल लोकेशन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से अप्रोच कर रहा है, और ये जो सोर्स वाला है वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से अप्रोच कर रहा है। तो वो दोनों एक ऐसे आर पे मिल रहे हैं जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जा रही है, रिजल्टेंट 0, ठीक है। तो दोनों एक ही लाइन में है, तो दोनों को अलजेब्रिकली हम ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सपोज दिस इज यू एंड इट इज इन माइनस आर डायरेक्शन, तो इट इज -1 प्लस इसकी जो वेलोसिटी है वी आर इज इक्वल टू 0, तो वी आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और वी आर हमें पता है सोर्स के लिए क्या आती है, इट इज Q/2 टाइम्स आर, वेयर Q इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट सोर्स। तो वी आर इज Q/2 टाइम्स आर इज इक्वल टू 1। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर विल बी इक्वल टू Q/2, तो आर विल बी इक्वल टू 2/2, आर विल बी इक्वल टू 1/π। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/π वी विल गेट अ स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन से 1/π डिस्टेंस पर वी विल गेट स्टैग्नेशन पॉइंट। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि मतलब सोर्स की जो वेलोसिटी होती है थीटा डायरेक्शन में 0 होती है, और रेडियल डायरेक्शन में इज Q/2πr, वेयर Q इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स। तो ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखने वाला है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है इसमें। Then coming to the next question, 2 infinite parallel horizontal plates are separated by a small gap, d is equal to 20 mm as shown in the figure, ठीक है, गैप दे रखी है। The bottom plate is fixed and the gap between the plates is filled with oil of density this much,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, shear flow is induced by moving the upper plate with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर वाले प्लेट की वेलोसिटी है। Assume linear velocity profile between the plate and the oil to be Newtonian fluid. So the shear stress at the upper plate is, तो नो स्लिप की वजह से मतलब ये प्लेट की और ये फ्लूइड वाले इंटरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। और लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है तो du by dy विल बी इक्वल टू v by d एंड v इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकंड और गैप इज 20 mm, 20 into 10⁻³ तो इट इज 1 by सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया du by dy है। तो न्यूटन लॉ के हिसाब से शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy। ठीक है, तो म्यू इज नथिंग बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज डायनामिक विस्कोसिटी बाय रो। तो यहाँ से म्यू इंटू रो मतलब डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी और du by dy की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने निकाल ली है। म्यू गिवन है, रो गिवन है, ये वाटर नहीं है ऑयल है तो हजार मत ले लेना, मतलब जल्दी जल्दी में 890 है डेंसिटी। तो यहाँ पर वैल्यू बराबर पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद 21 का आंसर आता है हमारा इन द रेंज ऑफ 72.5 to 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A spherical balloon of diameter 15 mm is supposed to lift a load of 300 Newton. Let me show you how this balloon है इस तरीके से। It is lifting a load of 300 Newton. The lifting load is achieved by heating air inside the balloon. तो ये जो लोड है उसको कैसे लिफ्ट कर रहे हैं हम, बाय heating the air inside the balloon. So this is say inside condition is high, outside condition is low. Assume air to be an ideal gas and atmospheric pressure either outside or inside the balloon. मतलब अंदर और बाहर जो दोनों एयर है उसको हम आइडियल गैस अज्यूम कर सकते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू दे रखी है एंड द वैल्यूज ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक एयर दैट इज T नॉट इज 15 डिग्री सेल्सियस, रो नॉट इज 1.2 kg per meter cube. In order to lift the specified load, air inside the balloon should be heated to the temperature of. तो अंदर वाली टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर से रो आए है और उसको कितने मतलब कितने डिग्री सेल्सियस से हीट करना है, मतलब अंदर वाला टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो पूछ रहे हो। तो कैसे निकालेंगे हम, ये पूरे को सिस्टम मानेंगे तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनेगी, एयर में मूव कर रही है तो सबसे पहले दूसरे कलर से बनाता हूँ मैं। तो 300 वाला न्यूटन वाला लोड डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज 3000 न्यूटन। और इनसाइड वाली एयर का मास ऑफ एयर इनसाइड बाय जी और बॉयंसी फोर्स अपवर्ड लगेगा, जो बाहर वाली एयर है वो बॉयंसी फोर्स लगाएगी। तो टोटल क्या आ जाएगा, इट इज 3000 न्यूटन प्लस मास ऑफ इनसाइड एयर इनटू जी इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्सेस डेंसिटी ऑफ आउटसाइड एयर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, मतलब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ कितना डिस्प्लेस हुआ, ये वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दिया नहीं है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ बलून इससे भी एंड टाइम्स जी, ये ऐसे ही बॉयंसी फोर्स निकालते हैं। और इनसाइड एयर का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ एयर इनसाइड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड टाइम्स वॉल्यूम। तो इट इज 3000 प्लस डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड टाइम्स वॉल्यूम्स टाइम्स जी, इट इज रो टाइम्स ओ वी जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3000। इसको एज इट इज रखते हैं, लेट मी चेंज द कलर। ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ग्रेविटी वाले फोर्सेस लग रहे हैं और बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो फोर्स बैलेंस लगा के ये इक्वेशन आ गया हमारा। देन रो ओ पता है हमें, वी पता है, वी कैसे पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब और आर की वैल्यू d/2 पुट करेंगे तो 4/3 पाई d/2 क्यूब, सो इट इज π/6 d क्यूब। तो इट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा और स्फीयर का वॉल्यूम आ गया तो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, चेक कर लेते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज कमिंग एज 6 पाई डिवाइड बाय 6 इंटू d क्यूब इज 15 क्यूब। तो
वॉल्यूम इज 1767.145. इट इज इन मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब में। देन वॉल्यूम आ गया, फिर ये पता है तो ये वाला टर्म कैलकुलेट कर लेंगे हम, बिकॉज रो नोन है हमें। इट इज 1.2 एंड जी इज 9.81, तो ये क्या आ जाएगा 20802.84। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा -3000। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे जगह बन जाएगी। रो आई वी जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग 1780.84। तो वी जी से डिवाइड कर देंगे तो रो आई आ जाएगा हमारा। तो क्या हो गया ये, इसको जी से डिवाइड किया पहले, सॉरी, जी डिवाइड बाय वी इज नथिंग बट 1767.145। तो इट इज 1.0269 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इनसाइड एयर की डेंसिटी कम आ रही है आउटसाइड एयर से, और ये होना भी चाहिए, क्यों, बिकॉज अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है एंड टेम्परेचर और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी कम रहेगी। और बाद में हमें क्या करना है कि आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, तो पी इज इक्वल टू रो आर टी, इट्स लाइक दिस। और प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बदल रहा है ऐसा मानेंगे हम, तो रो वन टी वन इज इक्वल टू रो टू टी टू, ऐसा कर सकते हैं हम, प्रेशर कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन दैट इज रो ओ टी ओ रो आई टी आई। तो हमें इनसाइड एयर का टेम्परेचर निकालना है आई थिंक। यहाँ से लेट मी इरेज इट। और ये जो आइडियल गैस में टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट में होती है हमेशा, दैट इज इन केल्विन। एक बात ध्यान में रखनी है, जल्दी जल्दी में डिग्री सेल्सियस में नहीं बुक करना है। तो रो इज 1.2 और 15 प्लस 273 888, सो 288 केल्विन। रो एफ इज 1.2069 इस टी आई। तो टी आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको डिवाइड कर देंगे 1.2 डिवाइड बाय 288 डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो ये आता है हमारा 336.53 केल्विन माइनस 273 करेंगे 63.53 डिग्री सेल्सियस। लेट मी चेक 22 का, हाँ 62 से 66 के बीच में रेंज है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 63.53 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बढ़िया प्रॉब्लम था थोड़ा सा, तो आई होप समझ में आया आपको कैसे किया। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वेलोसिटी फील्ड इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ 2-डायमेंशनल स्टेडी फ्लो इज गिवन है, स्टेडी फ्लो बोला है। तो u कंपोनेंट दिया है, u इज नथिंग बट v नॉट बाय l टाइम्स x एंड v इज v नॉट बाय l टाइम्स माइनस v नॉट बाय l टाइम्स y। ये x और y कंपोनेंट दिया है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है हमें 2D के लिए। सो ax विल बी इक्वल टू दैट इज du बाई dt प्लस u du बाई dx प्लस v du बाई dy। तीसरा कंपोनेंट 0 बिकॉज 2 डायमेंशनल है, स्टेडी के लिए ये वाला 0 हो जाएगा। तो u को लिख सकते हैं हम v नॉट l बाई एक्स एंड du बाई dx इज, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो v नॉट बाई l, और du बाई dy 0 आ जाएगा बिकॉज u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y, तो इट इज v नॉट बाई l का होल स्क्वायर टाइम्स x। तो ये आ गया ax। सिमिलरली ay आ जाएगा हमारा dv बाई dt डो v बाई डो टी, u डो v बाई डो x, वेट अ सेकेंड, प्लस v डो v बाई डो y इज इक्वल टू, तो इट इज 0 प्लस u डो v बाई डो x इज, क्या आ जाएगा ये, हाँ v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, तो ये तो टर्म आ जाएगा 0
एंड v की वैल्यू है माइनस वी नॉट वाई बाई एल, और इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई एल, तो इट इज़ वी नॉट बाई एल का होल स्क्वायर टाइम्स y, तो इट इज़ वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो ये डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम। सॉरी 24 क्या दे रखा है उन्होंने, एक मिनट वेट कीजिए, क्या दे रखा है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, सिलेंड्रिकल टैंक 0.8 मीटर डायमीटर, सो इसका डाया दे रखा है उन्होंने 0.8 मीटर। ठीक है, इस टैंक का इट्स 0.8 मीटर एंड इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर and open to atmosphere as shown in the figure. Water is being discharged to the atmosphere from circular hole. तो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, तो let me select a control volume. इस तरीके से हम कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा हो, दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम और I mean this is our control volume. तो water is being discharged to the atmosphere from circular hole, तो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, ये भरा हुआ है, और इसका डाया कितना है 15 mm है, and it is located at the bottom of tank and the value of G is given as 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना टाइम लगेगा, ये जो 1 मीटर हाइट है उससे 0.5 मीटर होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सपोज किसी गिवन इंस्टेंट पर हाइट हो जा रही है हमारी h, ठीक है, किसी गिवन इंस्टेंट पर मतलब इतना पानी नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो इन टाइम dt सपोज dh अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब dh लेवल ऑफ वाटर इज गेटिंग डाउन। ठीक है, तो dh बाई dt इज द रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ दैट, मतलब ये जो वाटर नीचे आ रहा है वो कितने रेट से आ रहा है, dh बाई dt से, और अगर इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो dh बाई dt टाइम्स a। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में वॉल्यूम का चेंज। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इक्वेशन लगा के भी कर सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन इक्वेशन, दैट इज q डॉट इन माइनस q डॉट आउट इज इक्वल टू dq बाई dt, सॉरी dv बाई dt। ये थोड़ा सिंपल है समझना। ये कहाँ से आता है, मास बैलेंस से आता है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या रहता है, मास बैलेंस m डॉट इन m डॉट आउट इज इक्वल टू dm बाई dt cv। ठीक है, तो अनस्टेडी वाले केसेस के लिए कंट्रोल वॉल्यूम में टाइम के साथ चेंज जीरो नहीं होता है, तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो दोनों साइड से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो वॉल्यूम फ्लो रेट के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, दैट इज q इन माइनस q आउट इज इक्वल टू dv बाई dt। तो किसी भी इंस्टेंट पर एट एनी गिवन t अंदर आ रहा है ये कुछ, मतलब अंदर कुछ वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं आ रहा है, तो इट विल बी जीरो, एंड बाहर कितना जा रहा है, बाहर इस एरिया के थ्रू जा रहा है, दैट इज पाई बाय 4 टाइम्स और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज दिस इज स्मॉल डी, पाई बाय 4 टाइम डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे सपोज भी है वेलोसिटी, तो इतने रेट से बाहर जा रहा है। ठीक है, अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, और कंट्रोल वॉल्यूम मतलब ये जो हमने कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट किया उसका वॉल्यूम क्या है, अगर ये वाला निगलेक्ट करते हैं हम थोड़ा सा इसका वॉल्यूम, तो ये क्या आ जाएगा, d टाइम्स dt एरिया इंटू h। ठीक है, दिस इज द एरिया एंड दिस इज h, h इज हाइट ऑफ लिक्विड इन द टैंक एट एनी गिवन इंस्टेंट t। तो ये क्या आ जाएगा, इट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर टाइम्स v इज वेलोसिटी एंड इट इज, ये वॉल्यूम है ये वेलोसिटी है, तो इट इज d बाई dt, a is pi by 4 टाइम कैपिटल d स्क्वायर, कैपिटल d इज वॉल्यूम डायमीटर ऑफ दिस टैंक एंड इट इज टाइम्स h। तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 4 कैंसल, इट इज d बाई d का होल स्क्वायर टाइम्स v एंड इट इज dh बाई dt। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन कि मतलब ये जो h है, लेवल h है, वो कैसे गिर रहा है टाइम के साथ। तो पहले h क्या था, एट t इज इक्वल टू 0 h इज इक्वल टू 1 मीटर, और एट t इज इक्वल टू सम से कैपिटल T h इज इक्वल टू 0.5 मीटर। मतलब जब वाटर लेवल 0.5 मीटर हो जा रहा है तब टाइम कितना लगेगा उसको 0.5 मीटर होने के लिए, वो निकालना है हमें। तो ये हो गई हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी करना है इसको बस सॉल्व। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम,
तो एट एनी गिवन टी, अगर इनविसिड फ्लो मानते हैं हम, इनविसिड इनकॉम्प्रेसिबल मतलब बर्नौलीज इक्वेशन के लिए जितने सारे असम्पशन चाहिए अगर वो सारे अप्लाई हो रहे हैं ऐसा मानते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया है तो अब वैसे मानना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। तो एट एनी गिवन इंस्टेंट टी, तो ये हो जाएगा फ्री सरफेस, ये नीचे आ रहा है ना वाटर, तो यहाँ पर प्रेशर एटमोस्फेरिक हो जाएगा, बिकॉज ये नीचे नीचे आएगा तो ये फ्री सरफेस को एक्सपोज हो जाएगा ना। तो सपोज दिस इज से स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2, तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। तो क्या आ जाएगा, Z1 P1 P2 तो सेम आ जाएंगे बिकॉज एटमोस्फेरिक, V1 नेग्लिजिबल आएगा क्योंकि ये डाया बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस डाया, एंड Z1 आ जाएगा, दैट इज अगर ये हमारा डेटम है तो Z1 विल बी H एट एनी गिवन इंस्टेंट, तो H इज इक्वल टू और Z2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, और V2 इज नथिंग बट V एट एनी गिवन इंस्टेंट, क्योंकि ये H के साथ वैरी कर रही है वेलोसिटी, तो V विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2G टाइम्स H। तो अभी हमारा कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया लाइक दिस, इट इज dH बाई dt इज इक्वल टू माइनस स्मॉल d बाई कैपिटल D का होल स्क्वायर टाइम्स V इज नथिंग बट अंडर रूट 2GH, तो इट इज माइनस ऑफ d बाई डी का होल स्क्वायर अंडर रूट 2G, तो ये dt इधर आ जाएगा वेरिएबल सेपरेट करने के बाद, dH टाइम अंडर रूट H, ठीक है, रूट H इधर आ गया, तो इट इज h का पावर माइनस 1/2 टाइम्स dH, h इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके 0.5 तक, और इट इज माइनस d बाई डी का होल स्क्वायर अंडर रूट 2G इंटीग्रल dt, टाइम इज वेरिंग फ्रॉम 0 से कैपिटल D, ठीक है। तो ये h क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन h का पावर माइनस हाफ प्लस 1, इट इज माइनस हाफ प्लस 1, 1 से लेके 0.5 तक वेरी कर रहा है, इट इज माइनस d से d स्क्वायर अंडर रूट 2G, और ये t 0 से t, तो ये क्या आ जाएगा t अंडर रूट 2G d बाई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, दैट इज h का पावर हाफ अपॉन हाफ 1 से लेके 0.5 तक। तो लिमिट पुट कर देनी है हमें, और सारे SI यूनिट में वैल्यू रखेंगे हम, d की वैल्यू रखेंगे SI यूनिट में, कैपिटल D की स्मॉल d की, तो की वैल्यू 9.81 रखेंगे जो दे रखी है उन्होंने, इट इज 15 mm, इट इज 0.8 मीटर, 15 mm को मीटर में रखेंगे, इसको भी मीटर में रखेंगे, एंड ये सारी वैल्यूज मीटर में रखेंगे, माइनस साइन भी बराबर लगाएंगे, तो यहाँ से t हमारा पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है हमारा फॉर क्वेश्चन नंबर 24 ना, तो 24 का आंसर आता है हमारा C, तो C इज द करेक्ट आंसर, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है 25। तो कंसिडर अ स्टेडी लैमिनार फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, shown in the figure the bottom plate is stationary but the top one is moving in a positive x direction। दो फिक्स प्लेट है, नहीं फिक्स प्लेट नहीं है, सॉरी, द फ्लूइड प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन, प्रेशर ग्रेडियंट भी दे रखा है उन्होंने और विस्कोसिटी भी दे रखी है फ्लूइड की, देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेट विल बी, तो क्या दे रखा है उन्होंने, the bottom plate is stationary but the top one is moving in x direction with a velocity 3 मीटर पर सेकंड, तो टॉप प्लेट की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का कुछ इस तरीके से। सपोज बॉटम प्लेट फिक्स है और ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है विद वेलोसिटी यूपी, तो और अगर कोऑर्डिनेट्स मिड पर मान रहे हैं हम, ठीक है, y इट इज x, इट इज y, मैं आपको जनरली बता रहा, तो क्या करते हैं हम, एक हमारे पास सॉल्यूशन होता है, दोनों प्लेट फिक्स है उसके लिए,
वेलोसिटी का इट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये किसके लिए होता है? बोथ प्लेट फिक्स्ड, ठीक है, तो ये इसके लिए होता है। एंड अगर एक प्लेट फिक्स है और एक प्लेट मूविंग है बिना किसी प्रेशर ग्रेडियंट के, और सिर्फ अपर प्लेट मूव कर रही है और उसके वजह से ही फ्लो हो रहा है, तो u इज नथिंग बट यू पी बाई 2 1 प्लस वाई बाय आई थिंक इट इज 2b। लेट मी चेक। नहीं, ये बस y बाय b आता है इसका आंसर, y बाय 2b नहीं है। तो एक आई के लिए है, अगर अपर प्लेट मूव कर रही है बिना किसी प्रेशर ग्रेडियंट के, सिर्फ वेलोसिटी की वजह से मूव कर रही है, ओनली अपर प्लेट मूविंग, तो ये हो गई वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर बोथ प्लेट फिक्स, और ये हो गई अपर प्लेट मूविंग के लिए। मतलब अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट है और इसमें प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, तो ये वाले फ्लो में क्या हो रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट भी है और अपर प्लेट मूव भी कर रही है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या करेंगे हम, इन दोनों का सम। मतलब ये ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन अगर हम फाइनली मिड पे कोऑर्डिनेट लेके अगर सॉल्व करते हैं ना जनरल इक्वेशन नेवियर-स्टोक्स वाला, तो फाइनली हमें यही इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो जब हमें पता है दोनों इक्वेशन, तो जबरदस्ती तीसरा इक्वेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये भी इक्वेशन हमें याद है, ये भी याद है, बस ध्यान में क्या रखना है, ये जो डेप्थ है इट इज इक्वल टू 2b, मतलब ये जो डेप्थ है ना प्लेट के बीच में की, इट इज इक्वल टू 2b, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मिड पर है, इतना ध्यान में रखना है हमें। तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस म्यू पी बाई 2 1 प्लस वाई बाई बी। तो क्या पूछा है उन्होंने, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी फ्रॉम बॉटम ऑफ द प्लेट विल बी। तो हम क्या निकालेंगे, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर माना है, हमने जो पीछे इक्वेशन लिखा है उसके हिसाब से, दैट इज एक्स इज हियर वाई इज हियर। तो हमें जो वाई की लोकेशन मिलेगी तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, ठीक है, मतलब ऊपर या नीचे। तो मैं पहले सॉल्व कर ही देता हूँ, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। u इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2u, और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम, वी विल डिफरेंशिएट du विथ रिस्पेक्ट टू y एंड पुट इट टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये du बाई dy निकालेंगे हम, तो इट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स, इट विल बी 2y बाय बी स्क्वायर प्लस यू पी बाई 2b। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। देन इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू, माइनस आएगा ना, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू डी पी बाई डी एक्स y बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू पी बाई 2b। आफ्टर सॉल्विंग, मतलब du बाई dy को 0 पुट करने के बाद ये बी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, एंड ये क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी एक्स 2 टाइम्स y 2 टाइम्स u इज इक्वल टू माइनस यू पी बाई 2b। तो एक एक की वैल्यू देख लेते हैं हम, क्या है, UP इज नथिंग बट 3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। 2 की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, h इज नथिंग बट इक्वल टू 2b, तो इट इज 1 मीटर, इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये आ जाएगा -3, 3 बाई 1 इज -3, एंड 2p बाई 2x इज -18 न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इट इज -18, और 2 टू गेट कैंसिल, तो y बाय म्यू की वैल्यू आएगी, क्या दे रखा है उन्होंने, विस्कोसिटी इज 1, ठीक है। तो -18y इज इक्वल टू -3, देन y विल बी इक्वल टू 3 बाई 18, तो y विल बी इक्वल टू 3 6 18, तो इट इज 1/6 मीटर। तो यहाँ से मिड से हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, 1/6 मीटर। तो 1/6 मीटर पर क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मिड से 1/6 आ रहा है, तो बॉटम से मतलब टोटल हाइट 1 मीटर है, तो ऊपर वाला 0.5 हो जाएगा, नीचे वाला 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 प्लस 1/6, बिकॉज उन्होंने बॉटम से पूछा है ना लोकेशन,
तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25. तो इट इज 1/6 plus 0.5, तो इट इज 0.6667 मीटर्स. तो इट इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप समझ में आया आपको ये कैसे किया मैंने. तो आपको अलग से इसके लिए नेवियर स्टोक्स इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वो जो मैंने ट्रिक बताई है, मतलब वो दोनों मतलब दोनों वेलोसिटीज को आपस में ऐड कर देने वाली, वो आप फॉलो कर सकते हैं. तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. ठीक है, और आप नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है आंसर ले देके. तो बात तो वही है, तो सिंपल तरीके से मिल रहा है तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. तो 25 का ये आंसर हो जाएगा. देन 26, एन इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी. इनविसिड इनकम्प्रेसिबल बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं. डेंसिटी दे रखा है फ्लूइड की, हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो हो रहा है ऑफ टैपेड क्रॉस सेक्शन विद अ फ्लो रेट दे रखा है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट टू लोकेशन ए एंड बी इज लाइक दिस. दिस इज ए, दिस इज बी. तो ये एरिया हो गया ए पे, ये एरिया हो गया बी पे. तो वॉल्यूम फ्लो रेट तो कांस्टेंट ही है, तो वेलोसिटी एट ए विल बी क्यू बाय ए एट ए is nothing but velocity at A. Similarly velocity at B will be Q by area at B. तो ये रेस्पेक्टिव यूनिट में आ जाएंगी वेलोसिटीज. एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द लोकेशन ए इज 4 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी भी दे रखी है फ्लूइड की. तो प्रेशर, मतलब प्रेशर भी दे रखा है पॉइंट ए पर, और सेम हॉरिजॉन्टल लोकेशन पर है हम मानेंगे, दैट इज कोई इंक्लिनेशन नहीं है. तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे और वहां से हमें बी पर प्रेशर निकालना है. तो इससे तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता. दैट इज पी ए बाय रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाय 2g. Z1 Z2 सेम, पी बी बाय रो जी प्लस वी बी स्क्वायर बाय 2g. वी ए बी नोन है, पी ए नोन है, पी बी यहाँ से आ जाएगा हमारा 6005 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 6005 आंसर आ जाएगा इसका. सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन था. क्वेश्चन नंबर 27. विस्कस इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ मेन ब्रांच ऑफ सर्कुलर पाइप बाइफरकेट इनटू 2 ब्रांचेस हुज रेडियस आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो ये 4 सेंटीमीटर जैसा दिख रहा है और इसका दिख रहा है 2 सेंटीमीटर. सो दिस इज से R1, दिस इज R2, 2 सेंटीमीटर. फ्लो इन बोथ द डॉटर ब्रांचेस आर लैमिनार एंड फुल्ली डेवलप्ड. ठीक है, pressure gradient in both the daughter branches are same. Then the fraction of total volumetric flow rate coming out of branch with a 4 centimeter diameter is. तो कुछ इस तरीके से है ये. एक मिनट, क्या दे रखा है, मतलब कंजर्वेशन इक्वेशन के हिसाब से क्या आएगा, जितना फ्लो रेट अंदर आया उतना बाहर गया. दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. ये तो आ गया कंजर्वेशन इक्वेशन से पहला इक्वेशन. एंड देन सेकंड, डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 बाय डेल्टा L. प्रेशर ग्रेडियंट सेम है दोनों में, और दोनों की लेंथ भी सेम दे रखी है. शायद नहीं दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो दैट HL इज इक्वल टू F L बाई डी V स्क्वायर बाई 2g. और लैमिनार के लिए इट इज 64 बाई RE L बाई डी V square by 2g times HL, and HL by L is equal to 64 by RE times V square by 2gd. ठीक है, और प्रेशर ड्रॉप इज नथिंग बट डेल्टा P by रो जी. मतलब हेड लॉस को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, HL by L is equal to 64 by रो VD by mu times V स्क्वायर बाय 2g. ठीक है, तो और फर्स्ट केस क्या आ जाएगा, डेल्टा P1 बाय रो जी L1 इज इक्वल टू 64 म्यू V स्क्वायर बाय रो V, दैट इज रो जी
वी डी स्क्वायर 2 टाइम्स। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, हेड लॉस को मैंने प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस किया, क्योंकि हमें प्रेशर ग्रेडियंट सेम में ऐसा बताया है, तो हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेशियो, इसलिए ये सब कर रहा हूँ मैं। तो डेल्टा पी बाय L1 विल बी इक्वल टू, इट इज 32 म्यू, वी कैंसिल हो जाएगा, रो जी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज वी वन में निकाल रहे ना, इस बाई D1 स्क्वायर। तो डेल्टा P1 बाई L1 विल बी इक्वल टू 32 म्यू V1 बाई D1 स्क्वायर। एंड इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, Q इज इक्वल टू पाई बाय 4 V टाइम्स D स्क्वायर, ठीक है ना। रो मतलब फ्लो रेट को एरिया इंटू वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, तो Q इज सम कांस्टेंट टाइम्स दैट इज पाई बाय 4 इंटू D स्क्वायर इंटू V। तो V को रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डेल्टा P1 बाय L1 इज इक्वल टू 32 म्यू बाय D1 स्क्वायर, एंड V1 की वैल्यू आ जाएगी 4Q1 बाय पाई D1 स्क्वायर 1 के लिए। तो डेल्टा P1 बाय L1 विल बी इक्वल टू 32 कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इट इज सम कांस्टेंट टाइम Q1 बाय D1 का पावर 4। तो ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन आ गया तो अभी प्रॉब्लम ही खत्म। लेट मी पुट द वैल्यूज। आ जाएगा हमारा C टाइम्स Q1 D1 का पावर 4, C टाइम्स Q2 D2 का पावर 4। तो Q2 विल बी इक्वल टू, रिप्लेस करना है हमें इसलिए हम Q2 की वैल्यू निकालेंगे, तो इट इज D2 बाई D1 होल का पावर 4 टाइम्स Q1। और ये जो आया ना हमारा हेड लॉस दैट इज F L बाई D V स्क्वायर बाई 2G, इसको डार्सी-विस्बैच इक्वेशन बोलते हैं। और F की वैल्यू हमने 64 बाई RE इसलिए रखी क्योंकि ये लैमिनार फुली डेवलप फ्लो है, सिर्फ लैमिनार फुली डेवलप फ्लो थ्रू पाइप के लिए F की जो वैल्यू है वो 64 बाई RE आती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। देन D2 बाई D1 कैन बी रिटर्न एज R2 बाई R1 होल का पावर 4 टाइम्स Q1, सो इट इज Q2। तो Q2 विल बी इक्वल टू, R2 इज नथिंग बट 2, R1 इज 4 का पावर 4 बाई Q1, तो इट इज 1 बाई 2 का पावर 4 मतलब 1 बाई 16 टाइम्स Q1, ठीक है। तो Q2 विल बी 1 बाई 16 टाइम्स Q1। यहाँ से Q2 की वैल्यू आ गई। अभी Q2 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, Q will be equal to Q1 plus Q2 is Q1 by 16, तो it is 17 by 16 times Q1, Q is equal to, और हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कमिंग आउट ऑफ ब्रांच ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर, दैट इज हमें Q1 by Q निकालना है। तो Q1 by Q will be equal to 16 by 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 27 ना, 16 by 17 0.94 मिस सी, सॉरी ये गलत हो गया कुछ तो भी, 1 मिनट चेक करता हूँ मैं। मेरी मतलब पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने बोला 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाले पाइप से, मतलब 2 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले पाइप से, ठीक है। तो ये जो Q1 बाई Q निकाला हमने, इट इज 16 बाई 17 ना, तो ये किसके लिए आ रहा है, इट इज फॉर 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले पाइप के लिए, मतलब 8 सेंटीमीटर डायमीटर वाले पाइप के लिए। तो हमें 4 सेंटीमीटर वाले डायमीटर वाले पाइप के लिए चाहिए, मतलब ये वाले पाइप के लिए चाहिए। तो क्या चाहिए हमें, Q2 बाई Q निकालना है। तो पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी इसलिए, हाँ तब से समझ में नहीं आ रहा था। तो ये क्या आ जाएगा हमारा Q2 बाई Q, अब क्या आ जाएगा, दैट इज वी नो दैट Q2 इज इक्वल टू Q1 बाई 16, तो Q1 विल बी 16 Q2,
इस इक्वेशन से। तो हमारा फाइनली आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 इज नथिंग बट 16 Q2 प्लस Q2। तो Q2 बाई Q इज इक्वल टू 1/17। तो 1/17 का आंसर आता है 0.0588। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो 0.0588 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 28, ये ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है डी। तो मतलब ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, ऐसे तो आता नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, then model tests are to be carried out to study the flow through a large prototype valve of 0.6 meter diameter at a flow rate of 10 meter cube per second। तो प्रोटोटाइप का डायमीटर है dp एंड वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है qp। सेम वर्किंग फ्लूइड इज यूज फॉर बोथ मॉडल एंड प्रोटोटाइप। तो डेंसिटी और विस्कोसिटी सेम। कंप्लीट ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी इज मेंटेन बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। इफ द वॉल्व डायमीटर ऑफ द मॉडल, तो डायमीटर ऑफ मॉडल दे रखा है और फ्लो रेट निकालना है हमें। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या आ जाएगा, रो वी डी बाई म्यू एंड क्यू इज इक्वल टू 5/4 वी टाइम्स डी स्क्वायर। तो क्यू इज सम कांस्टेंट टाइम्स वी डी स्क्वायर। तो वी डी को रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, क्यू बाई डी, क्यू इंटू सी बाई डी, सम कांस्टेंट टाइम डी। वी डी को रिप्लेस करना है हमें यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर में। तो इट इज रो बाई म्यू एंड वी डी कैन बी रिटन एज क्यू टाइम्स सम सी इंटू डी। तो इट इज क्यू बाई टी सम कांस्टेंट से ए। बिकॉज फॉर फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है तो रो कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है और सी तो कांस्टेंट है ही। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई डी एंड सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से ए। तो मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों के लिए रेनॉल्ड्स नंबर सेम होना चाहिए। इससे क्या आ जाएगा, क्यू मॉडल डी मॉडल, क्यू प्रोटोटाइप डी प्रोटोटाइप। तो इससे क्यू मॉडल की वैल्यू आ जाएगी और क्वेश्चन नंबर 29, तो इट इज 1.333 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है बस। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। और ऊपर वाला ओपन चैनल का था, मतलब ये डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करने पे नहीं आएगा, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो 30 पे आते हैं अभी। वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप इन साइड डायमीटर। फ्लो रेट दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डेंसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, डार्सी-विस्बैच का फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो रेट द रिक्वायर्ड पावर पर यूनिट लेंथ ऑफ अ पाइपलाइन वुड बी। तो क्या पूछा है उन्होंने, पावर पर यूनिट लेंथ पूछा है। तो पावर हमें पता है रो जी क्यू एच एल टाइम्स एल। बिकॉज जो फ्लो मतलब पाइप में फ्लो हो रहा है, तो फ्लो मेंटेन करने के लिए क्या मतलब जितना लॉस हो रहा है उतना पावर सप्लाई करना पड़ेगा हमें, मतलब इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो। क्योंकि अगर फ्लो इनविसिड होता तो कुछ भी लॉसेस नहीं होते, तो अपने आप ही फ्लो होते रहता। लेकिन फ्लो इनविसिड नहीं है, विस्कोसिटी है उसकी, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें पावर क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करते रहना पड़ेगा। तो कितना पावर सप्लाई करना पड़ेगा पर यूनिट लेंथ, तो इट इज रो जी क्यू एच एल कैन बी रिटन एज एफ टाइम्स एल बाई डी वी स्क्वायर बाई 2g बाई एल। ठीक, तो दिस इज डार्सी-विस्बैच इक्वेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एच एल। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी रो जी क्यू एफ बाय 2gd टाइम्स वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा, तो p बाई एल निकल के आएगा हमारा रो क्यू एफ वी स्क्वायर बाई 2d। और यहाँ से क्या करेंगे हम, वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू q बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और q नोन है हमें और d भी नोन है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो q नोन है, f नोन है, रो भी नोन है एंड d भी नोन है।
तो यहाँ से सारी चीजें नोन है, तो पावर पर यूनिट लेंथ, पावर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आ जाएगा हमारा वॉट पर मीटर में। क्वेश्चन नंबर 30, इट इज 30.153, 30.153 वॉट पर मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग देन क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एयर फ्लोज ओवर अ स्मूथ फ्लैट प्लेट एट अ वेलोसिटी ऑफ 4.39 मीटर पर सेकंड, तो इट इज u infinity and density of air is given as this, kinetic viscosity दे रखी है, प्लेट की लेंथ दी है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बाउंड्री लेयर थिकनेस बतानी है हमें, x is the distance from the leading edge and Rex is a Reynolds number, बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगी एट 12.2 मीटर, तो डेल्टा दे के रखा है उन्होंने हमें x, Rex का पावर 1/5, तो इसमें सब कुछ दिया है, कुछ करना ही नहीं है, बस रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है, that is rho v x by mu, so that is rho, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है तो बेटर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में लिखेंगे, that is v x by mu, तो v is nothing but u infinity और x is 12.2 मीटर and mu is 1.34 into 10 का पावर -5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जहाँ पर हमें बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है, और x is measured along the, मतलब x is measured from the leading edge, suppose this is the plate, this is how flow is approaching the plate, तो यहाँ से कुछ बाउंड्री लेयर ऐसे फॉर्म हो रही है, तो हमें ट्रेलिंग एज पर दैट इज x ऐसे मेजर कर रहे हैं हम, तो एट x इक्वल टू 12.2 मीटर दैट इज एट ट्रेलिंग एज, वी नीड टू कैलकुलेट द बाउंड्री लेयर थिकनेस दैट इज दिस वैल्यू डेल्टा, दिस इज हाउ बाउंड्री लेयर इज ग्रोइंग एंड दिस इज द प्लेट, दिस इज लीडिंग एज, दिस इज ट्रेलिंग एज, तो इसका रिलेशन दे रखा है हमें बाउंड्री लेयर थिकनेस का, तो जस्ट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 12.2, रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमारी डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी फॉर क्वेश्चन नंबर 31, इट इज 0.2158 मीटर, 0.2158 मीटर। ठीक है, तो ये तो सबसे बकवास क्वेश्चन था, बस 2 मार्क के लायक का था नहीं। देन 32 पे आते हैं, क्या दे रखा है उन्होंने, वेंचुरी मीटर ऑफ 0.2 मीटर, डायमीटर ऑफ 0.2 मीटर एट द एंट्रेंस एंड 1.1 मीटर एट द थ्रोट, तो इट इज लाइक दिस एंड इट इज इंक्लाइंड अपवर्ड, तो दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2। ठीक है, ये 1 सेक्शन हो गया 2, तो D1 दे रखा है, D2 दे रखा है, एंड एलिवेशन डिफरेंस दैट इज Z1 और Z2 के बीच में जो एलिवेशन डिफरेंस है इट इज 0.5 मीटर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube और वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज 0.97, देन डिफरेंशियल U2 मीटर इज कनेक्टेड टू एंट्रेंस ऑफ थ्रोट एंड शोज अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ 30 kN per meter square, तो P1 by rho g minus P2 by rho g, सॉरी P1 minus P2 दे रखा है उन्होंने, P1 minus P2 is 30 kN per meter square, डेंसिटी ऑफ वाटर पूछा है उन्होंने एट द थ्रोट विल बी, तो वेंचुरी मीटर के लिए हमें पता है क्या करते हैं हम, फ्लो रेट इज नथिंग बट Q टाइम्स A1 A2 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2G डेल्टा H स्टार, और डेल्टा H स्टार इज इक्वल टू P1 by rho g प्लस Z1 माइनस P2 by rho g प्लस Z2, तो P1 माइनस P2 by rho g प्लस Z1 माइनस Z2, ये दिस इज 2, दिस इज 1, तो Z1 माइनस Z2 विल बी इक्वल टू, सपोज दिस इज डेटम, तो इट इज -0.5 आ जाएगा ये, क्योंकि 2 ऊपर है एज कम्पेयर टू 1, तो Z2 माइनस Z1 0.5 आ जाएगा और Z1 माइनस Z2 -0.5, तो इट विल बी इक्वल टू -0.5 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 10 का पावर 3 बाय रो की वैल्यू है 10 का पावर 3 इंटू जी इज 9.81, तो यहाँ से डेल्टा H टर की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी कुछ तो भी, दैट इज 30 इंटू 30 डिवाइड बाय 9.81
6.5, so it is 2.5581 मीटर। तो ये आ गया हमारा डेल्टा एच स्टार। तो ये तो हो गया फ्लो रेट की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, थ्रोट पे वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज एट थ्रोट ना। तो वी नो दैट फ्लो रेट इज नथिंग बट a1 b1 इज इक्वल टू a2 a2, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो Q कैन बी रिटन एज, थ्रोट पे निकालनी है मतलब a2 v2 से रिप्लेस कर देंगे इसको, दैट इज a2 v2। तो ये क्या आ जाएगा, v2 विल बी इक्वल टू a1 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर टाइम्स अंडर रूट 2g डेल्टा एच स्टार। तो ये आ गई आइडियल वेलोसिटी एट थ्रोट। ठीक है, तो ये आइडियल क्यों है, बिकॉज ये बर्नौलीज इक्वेशन यूज करके निकाली हमने, और उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया है। तो क्या करेंगे हम, v एक्चुअल इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी टाइम्स v आइडियल। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारी v आइडियल आ जाएगी, बिकॉज डेल्टा एच स्टार नोन है, हमें a1 नोन है, a2 नोन है, सारा कुछ नोन है। तो यहाँ से v2 नोन हो जाएगा, और cb दे रखा है, cb से मल्टीप्लाई कर देंगे v2 को, तो यहाँ से एक्चुअल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, देन इसका करेक्ट आंसर है 32 का, इट इज 7.0973 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस। देन फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं इस पेपर के। अ स्फेरिकल बबल ऑफ रेडियस r इज राइजिंग अपवर्ड। सो एक स्फेरिकल बबल है एयर वाला, इधर साइड ही करता हूँ मैं। तो क्या दे रखा है उन्होंने, पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। अ स्फेरिकल बबल ऑफ रेडियस r इज राइजिंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u in a quiescent water of dynamic viscosity u. So this is water with a density rho water and viscosity mu, and this is air bubble जिसमें अंदर एयर है, जिसकी क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी है रो ए, एंड रो ए एंड रो डब्ल्यू आर द डेंसिटी, एंड g is acceleration due to gravity. It's in downward direction like this. Suppose this is water and bubble is rising upward with a constant velocity say u. So bubble motion is such that the Reynolds number is less than 1. So Reynolds number is very less than 1. तो it is creeping flow. ये creeping flow की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पर जैसे वो स्पीयर नीचे आता है यूनिफॉर्म टर्मिनल वेलोसिटी पे, तो उस पर ड्रैग फोर्स कितना लगता है, इट इज 6 पाई m UVR, UR where U is velocity and R is a radius of sphere। तो ये स्टोक्स लॉ के हिसाब से लगता है, कब लगता है, जब इस स्पीयर के लिए रेनॉल्ड्स नंबर काफ़ी कम हो 1 से, और सेकंड क्या बात होगी इसकी, मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तब इस पर इतनी ड्रैग फोर्स लगती है, मतलब इस पर इतनी ड्रैग फोर्स लगती है। फॉर सच क्रीपिंग फ्लोस व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन very less than 1, then drag force is given by Stokes law। तो यहाँ पर वही यूज करेंगे हम। ये ऊपर जा रहा है तो इस पर जो ड्रैग फोर्स लगेगा, राइज करने की कोशिश कर रहा है, तो इट इज सपोज दिस इज वेट, सॉरी, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, लेट मी सी क्या निकालना है। एंड क्या करना है, द डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, मतलब रो ए काफ़ी कम है वाटर के कंपैरिजन में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी निकालनी। यहाँ पर इस बबल की हम अगर एफबीडी निकालेंगे तो इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, रो ए, तो इस पर एक तो लगेगा इसका खुद का मास, दूसरा लगेगा बॉयंसी, और ये ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ लगेगा ड्रैग फोर्स। तो उन्होंने क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लेस देन वाटर, तो ये जो इसका वेट है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होगा, तो वो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। अप्रोक्सीमेशन उन्होंने लेने बोला है, तो देन इट इज मूविंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0, तो एफ बी विल बी इक्वल टू एफ डी। तो बॉयंट फोर्सेस, डेंसिटी ऑफ वाटर, volume displaced is nothing but volume of bubble times g, and drag force is 6 pi m u r, तो rho water and v is nothing but 4/3 pi
r cube और r is radius and it is 6 by mu u r. तो it is rho water, pi will be cancelled, तो ये आ जाएगा 6 3 18 by 4 mu u, r से कैंसिल हो जाएगा, तो it is r square g, तो it is 9 by 2 times mu u r square g. तो यहाँ पर मेन चीज क्या थी ध्यान रखने वाली, फॉर क्रीपिंग फ्लोज अगर स्पेरिकल बॉडीज है तो उसके लिए ड्रैग फोर्स हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं बाय स्टोक्स लॉ, और जो अप्रोक्सीमेशन बोला था उसके वजह से जो मास है हम एयर का अंदर वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है दैट इज 9 by 2 mu u by r square by g. तो B is the correct answer for this and thanks for watching. कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए.